देखिए, आपने प्रश्न उठाया है संविधान का मूलभूत बदलाव करना, यह कोई बुद्धिमानी नहीं होता। हम संविधान को यथा समय सोच विचार के साथ उसमें मनचाहा परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन मनचाहा परिवर्तन करने की यह प्रक्रिया किसी की मनमानी पर नहीं चल सकती, बल्कि धीरे धीरे और समझदारी के रूप में ही आगे बढ़ाई जानी चाहिए। फिर जो परिवर्तन समाज के अधिकतम लोग करना चाहते हों, वह परिवर्तन लगातार होते रहना चाहिए। जैसे हम मानते हैं प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, तो फिर संविधान भी परिवर्तनशील है। उसमें भी देश की परंपराओं और आदर्शों की शक्ल दिखाई पड़नी चाहिए और सारे विकल्पों को खुला रखते हुए धीरे धीरे लंबे विचार विमर्श के बाद और लेकिन पूरी सहमति के साथ हमें अपने संविधान को निरंतर बदले जाने की जरूरत है। यही मेरा कहना है। किस तरह के चेंज इसमें किया जाना चाहिए सर, आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या क्या चेंज किया जाना चाहिए? देखिए, कहने को तो उसका उत्तर भी यही होगा कि प्रकृति जो निरंतर बदलाव की प्रक्रिया है वह विधानसभा और लोकसभा के द्वारा होगी, लेकिन हमारा अनुभव यह आ रहा है कि इस देश की लोकसभा हो, विधानसभाएं हों और राज्यसभाएं हों, इस समय अपराधियों के अड्डे बने हुए हैं। जनता की कोई भावना और सुख दुख से वहां पहुंचे हुए लोगों का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए यह प्रक्रिया अब पूरे समाज में निरंतर समानांतर रूप से चलने चाहिए और उसकी अभिव्यक्ति चुनावों के समय जरूर होनी चाहिए। आज मुट्ठी भर राजनेताओं की ने अपनी दुकान बना रखी है। उन दुकानों के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। उनसे लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। देश के लोगों का विश्वास न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और यहां तक कि मीडिया, जिसे चौथा खंभा कहा जाता है, उसको तो तोड़ ही दिया गया है। इसलिए उसके स्थान पर पूरी पारदर्शिता का कानून बनाया जाना चाहिए और जैसे जैसे वे ये सामाजिक स्तर पर अपना काम मजबूती के साथ करने लगेंगी, तो जो बदलाव हम करना चाहते हैं वह सहज रूप से होने लगेगा। चुनावों में क्या मुद्दा बनेगा, यह देश की जनता अपने सुख दुख, विचार और अनुभव के आधार पर जब सोचने समझने में सक्षम हो जाएगी, तब फिर चिंता की कोई बात नहीं है। तो क्या सर, ये जो एमएलए या जो भी विधायक चुन के जाते हैं वो भी तो पब्लिक से ही जाते हैं, तो पब्लिक उनको चुन के वहां पे भेजती है अपने हिसाब से करने के लिए, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि संविधान में चेंज? असल में संविधान अब एक तरफ तो इन्हीं लोगों को पूरे अधिकार दे देता है, दूसरी तरफ समाज को जानने के अधिकार से भी वंचित कर देता है। इसलिए सरकारें अफवाह उड़ाती हैं, झूठ बोलती हैं और जानबूझकर भ्रमित करती रहती हैं। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति के लोग हैं, इसी कारण वे मनमाने ढंग से समाज को लूटते हैं। लेकिन सरकार अपनी सही भूमिका नहीं निभाती और देखने में तो अब यहाँ तक बात आ रही है, जितने शातिर अपराधी समाज में होते हैं, उन सारे शातिर अपराधियों को संरक्षण देने का काम शासन और प्रशासन
मिलकर करते हैं और जनता न्याय की भीख मांगते मांगते उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए जो मूल कठिनाई है वह तो इस सारे सिस्टम की है, और इसलिए उसे आर्थिक अधिकार से हम प्रारंभ कर रहे हैं कि अगर मुट्ठी भर अमीरों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगा दिया जाए तो और कोई कर लगाने की जरूरत ही नहीं। सारा व्यापार, सारा व्यवसाय बहुत सरल हो जाएगा, सारी हर प्रकार के षड्यंत्र समाप्त हो जाएंगे, उपभोग की किसी भी चीज पर कोई कर नहीं लगाना पड़ेगा, सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी, सारे टैक्स समाप्त होने के कारण सारा भ्रष्टाचार भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन सरकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहती कि वह सारे कर हटाकर मुट्ठी भर अमीरों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाने के लिए क्यों तैयार नहीं है। और दिक्कत की बात, कठिनाई की बात यह है कि कोई विपक्षी राजनीतिक दल भी इस बात को नहीं उठाना चाहता और देश की जनता त्राही त्राही करने लगती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि अब लाभांश चाहिए देश की जनता को। और आप भी देखते हैं कि यह बार बार सवाल हम उठा रहे हैं और उसके पीछे हमारा एक ही मकसद है, अभी दूसरे सारी सवाल बंद करो, केवल देश के हर नागरिक को देश की अर्थव्यवस्था से मिलने वाले लाभ में हिस्सा दो। लाभांश के रूप में उसका यह मूलभूत अधिकार उसे जल्दी से जल्दी प्राप्त होना चाहिए और हम उसके द्वारा केवल गरीबी को पहले अपना लक्ष्य बनाते हैं और जब सब लोगों का पेट भरने लगेगा तो उनकी बुद्धि काम करने लगेगी, बाकी सब सोचने के लिए वे पूरी तौर पर सक्षम हो जाएंगे। तो क्या लगता है सर कि जनता आज की बहुत मूर्ख हो गई है, वो नेताओं को सही से पहचान नहीं पा रही है जो उनके भलाई के लिए काम करे? देखिए, पहचानने का रास्ता एक ही है कि सबसे पहले देश की जनता को उसका आर्थिक अधिकार मिले और इसीलिए हम विकल्प दे रहे हैं जनता के सामने। बाकी कुछ मत उठाइए, किसी प्रकार के टैक्स या कुछ दूसरी बातें उनको छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं ये धोखा है, यह षड्यंत्र है। आप केवल अपना जो हिस्सा है, जो अनिवार्य रूप से उसे मिलना चाहिए, उसे बिल्कुल मजबूती के साथ अपने वोट का आधार बना लीजिए। आप बिल्कुल इस बात को कहना शुरू कीजिए, जो भी व्यक्ति, जो भी दल देश के प्रत्येक नागरिक को 10,000 रुपए प्रति माह अमीरों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाकर देगा, देश की जनता उसी का समर्थन करेगी। जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा, लिंग और किसी भी प्रकार के रोजगार आदि से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी सारा निराकरण होता चला जाएगा जब देश का प्रत्येक नागरिक भरपेट खाना खाएगा, इज्जत के साथ रहेगा और अपना भला बुरा सोचने समझने की अच्छी क्षमता का उसके अंदर विकास हो जाएगा। यही एकमात्र मार्ग तो है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी आपको इस मुद्दे के साथ, आर्थिक न्याय जो मुद्दा आपका है उसके साथ अगर आपको शामिल करना चाहे तो क्या आप उस पार्टी में शामिल होना चाहेंगे? क्या होना चाहिए? अगर कोई पार्टी आर्थिक न्याय आपका जो सिस्टम है, आपको जो बता रहा है अभी तक अपने चैनल के माध्यम से, अगर उसके साथ वो अपने एजेंडा में रखता है कि भाई आपका जो यह बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, और यदि ऐसा समय आता है तो उसका पूरा स्वागत होना चाहिए। लेकिन इस संबंध में मैं बता दूं कि अब कई पार्टियां आर्थिक न्याय तो कहने लगी हैं, लेकिन उन्हें आर्थिक न्याय की कल्पना तक नहीं है। आर्थिक न्याय में उनका कोई विश्वास भी नहीं है, क्योंकि आज तो राजनीतिक दलों की दुकानदारी चल रही है। आप जानते होंगे कि करोड़ों रुपयों का लेन देन इस किसी राजनीतिक दल की टिकट लेने में ही बहुत बड़ा निर्णायक है। और बहुत बार ऐसे अवसर आते हैं कि किसी एक राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में
इस प्रकार का प्रचार कर दिया जाता है कि जीतने के लिए उस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह ही पर्याप्त हो जाता है। यह भयानक स्थिति है, यह बदलनी चाहिए। और जिस दिन जनता स्वतंत्र होकर अपना चुनाव का एजेंडा खुद तय करने लगेगी और जैसा हम बता रहे हैं उसे दूसरी सब बातें ठुकरा देनी चाहिए। केवल आर्थिक न्याय के लिए हर नागरिक को जन्म से मृत्यु तक लाभांश नागरिकता का हक, इसी को आधार बनाना चाहिए। और जब सारे लोग इसी आधार पर वोट डालने लगेंगे तो जीत कर वही लोग संसद में जाएंगे जो जनता की इस आकांक्षा के अनुरूप काम करने के लिए तैयार हों। और इससे दूसरे लोग, दूसरे राजनीतिक दल भी उसी रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाएंगे और वही देश का सौभाग्य बना पाएगा, देश का भविष्य उज्जवल बना पाएगा। अभी तक जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, क्या वो आप उससे सहमत या चुनावी प्रक्रिया में भी कुछ चेंज करना चाहेंगे आपके हिसाब से? अभी के जो चुनाव प्रक्रिया, जिस तरह से चुनाव कराया जाता है, क्या उससे सहमत है या उसमें कुछ चेंजिंग की आवश्यकता आप महसूस करते हैं? मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं। अगर आप उस चुनाव प्रक्रिया की बात करें तो मैं सिद्ध कर सकता हूं कि यह पूरी तरह समाज के साथ धोखा है। एक तरफ गुंडे लुटेरों को चुनाव लड़ने की पूरी छूट दी जाती है। चुनाव लड़ने के लिए किसी प्रत्याशी में कितनी समझ होनी चाहिए, उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, उसके आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, उसके ऊपर क्या कोई गहरा बदनुमा दाग लगा है, लूट, डाका, धोखाधड़ी जैसे अपराध क्या उसके ऊपर लगे हैं, इसकी कोई छानबीन नहीं होती। बल्कि सच बात यह है कि आज तो अगर कोई व्यक्ति इसी कारण अगर समाज में फेमस हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए, तो राजनीतिक दल अपने आप उसे अपनी टिकट पर चुनाव लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनमें अब यह विश्वास ही नहीं है। और मैं चुनाव आयोग को इसके लिए पूरी तरह जवाबदार मानता हूं। अगर वह अच्छी चुनाव प्रक्रिया और नियमों का निर्धारण कर ले तो एक भी व्यक्ति जो घटिया चरित्र का है, धोखेबाज है, बेईमान है, अपराधी है, फिर वह आर्थिक अपराधी है या कोई भी अपराधी क्यों ना हो, वह चुनाव में खड़ा ही नहीं हो पाएगा। और जब सारे सज्जन, सामाजिक निष्ठा में विश्वास रखने वाले, मानवता के प्रति सम्मान रखने वाले लोग चुनाव में खड़े होंगे तो फिर कोई भी जीते क्या फर्क पड़ेगा। वह भला आदमी जीतेगा और समाज के कल्याण के लिए काम करेगा। लेकिन जब चुनाव आयोग ही जानबूझकर षड्यंत्र रचता है, अपराधियों को खड़ा होने की पूरी छूट देता है, तो मैं किस पर दोष दूं? न उस समय न्यायालय काम आता है, न चुनाव आयोग काम आता है। और तमाशा आप देखिए कि हर पार्टी चुनाव घोषणा पत्र जारी करती है, लेकिन हर काम उससे उल्टा करती है। और यदि न्यायालय चाहे तो किसी भी दल को अपने चुनाव घोषणा पत्र के अनुरूप पूरी तरह निष्ठा के साथ काम करने के लिए बाध्य कर सकती है, लेकिन वह ऐसा नहीं करती। न्यायालय उस पर कोई रोक नहीं लगाता। और यह जो मिला जुला खेल है, षड्यंत्र रचने का खेल, यह चल रहा है। चुनाव आयोग भी उसमें समान रूप से जिम्मेदार है, भारतीय न्यायपालिका समान रूप से जिम्मेदार है, और विधायिका उपयुक्त कानून नहीं बनाने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। इसलिए मैं वर्तमान चुनाव प्रणाली से कतई संतुष्ट नहीं हूं। वहां पर किसी की सुनाई नहीं होती और लोकसभा में बैठे हुए लोग, विधानसभा में बैठे हुए लोग उस प्रवृत्ति और समझ के भी नहीं होते जो किसी प्रकार का सकारात्मक बदलाव करने के लिए
चुनाव आयोग को प्रेरित या बाध्य कर सकें। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर कि वो आज जो आने वाला जो संविधान में जो चेंज संविधान में होना चाहिए वो जनता के नज़र में जाए? देखिए, मैं सबसे पहले एक ही चीज चाहता हूं, देश के संविधान में यह कानूनी तौर पर परिवर्तन होना चाहिए कि उसमें देश के प्रत्येक नागरिक को जो इस देश में जन्म लेता है, जन्म से मृत्यु तक भय मुक्त और अभाव मुक्त करने का प्रावधान अनिवार्य रूप से शामिल हो। यह प्रश्न बहुत पुराना है और आज यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुका है। इसलिए जब तक इस देश के नागरिक को नागरिक भत्ता कानून बनाकर नहीं दिया जाएगा, तब तक आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं खुलता। एक चीज सर, आपके किताब के अनुसार आ रहा है कि जो लोग कमाते हैं तो जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्री जो भी लगाते हैं, तो आपका कहना है कि वो चूंकि समाज का ही अंश है तो उसमें सभी को लाभांश लेना चाहिए। लेकिन अगर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पर्टिकुलर, जैसे कि कोई फिल्म इंडस्ट्री से हैं या फैशन इंडस्ट्री से हैं, तो मतलब कि पर्सनली वो सिंगल चेहरा से उनका बहुत ज़्यादा इनकम हो गया है, तो वो तो एक आम आदमी जितना ही वो ऑक्सीजन या जो भी जो चीज़ लेते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अगर पैसा कमा लेते हैं तो फिर उनको किस आधार पर शेयर करना चाहिए? देखिए, सवाल केयर करे या न करे, जिसको लोगों को करना चाहिए उन्हें करना चाहिए। आप खूब कमाएं, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप खूब खर्च करें, इस पर भी कोई एतराज़ नहीं है। इसके ऊपर अनावश्यक सवाल खड़े करना यह जानबूझकर पैदा की गई उलझन है। आयकर विभाग घोटालों का सरताज बना हुआ है और चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम पर जो व्यवस्था इस समय मजबूत बनाई गई है, वे चार्टर्ड अकाउंटेंट केवल फर्जीवाड़ा विशेषज्ञ हैं। असली अपराधी तो वे लोग हैं जो इनकम टैक्स आयकर के नियम कानून बनाते हैं। उन्हीं का अनुचित उपयोग लाभ चार्टर्ड अकाउंटेंट उठाते हैं और बड़ी बड़ी कमाई करने वालों को केवल एक काम के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। जब वो देखते हैं कि हमने भारी आय की है तो हमको 5 करोड़ रुपए आयकर के रूप में देने पड़ सकते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको रास्ता बताता है। नहीं, अगर बुद्धि का उपयोग किया जाए तो केवल 50 लाख देके आप 4.5 करोड़ रुपए बचा सकते हैं। मैं कह रहा हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिस भी उपाय से यह उपयोग करता है, रास्ता निकालता है, उसी की समीक्षा करके उस रास्ते को बंद भी तो किया जा सकता है, लेकिन सरकार नहीं करती है। इसलिए सब मिली भगत का खेल है और जनता को सारे मिलकर मूर्ख बना रहे हैं। इसलिए इस पर कितने ही सवाल खड़े किए जाएं। मैं कहूंगा देश की जनता को सिर्फ एक सूत्र को पकड़ लेना चाहिए। हमें नहीं मालूम, जो इस देश के प्रत्येक नागरिक को 10,000 रुपए प्रति माह का लाभांश देगा, वही सत्ता के ऊपर काबिज होगा, वही जीतेगा। देश की सारी जनता केवल उसको समर्थन देगी और जिस दिन देश की जनता को यह समझ में आ जाएगा तो उसे उसका यह लाभ मिलेगा और इसके लाभ से फिर तो सारा सब कुछ, सारी रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। कहीं किसी पर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं होगी।